गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम संत नाम की जो हमारी पुस्तक है उसका दूसरा पाठ दादी माँ करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि दादी माँ शब्द पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग दादी माँ के बारे में ही ज़रूर कुछ यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ इस दादी माँ का जो ये हमारा लेसन है, इसके राइटर हैं, लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह जी। और श्री शिव प्रसाद सिंह जी जो लेखक हैं वो अपने बचपन को याद करते हुए अपनी दादी के साथ बिताए हुए समय को अब सोच रहे हैं, जबकि अब उनकी दादी जी इस दुनिया में नहीं है। कहानी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब राइटर जो है 20-21 वर्ष का हो चुका है, तब उनकी दादी माँ गुजर गई थी, यानी कि उनका देहांत हो गया था। जैसे ही उनके भैया उनके पास एक पत्र लेकर आए, पत्र पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई। उन्हें लगा कि जैसे जीवन ठहर सा गया है, और वो पत्र हाथ में लेते हुए ही अपने बचपन की स्मृतियों में, यानी कि अपने बचपन की यादों में खो गए कि जब वो छोटे थे उनकी दादी उनके साथ किस तरह का व्यवहार करती थी। ठीक है, तो उनकी जो दादी थी लेखक की, वह बहुत दिखने में बहुत कठोर थी, लेकिन हृदय से बहुत कोमल थी। ठीक है, इस कहानी में राइटर कहना चाहता है कि मेरी दादी जब भी मैं ज़रा सी भी कठिनाई में होता तो वह हमारा हर टाइम साथ देती थी। अब राइटर कहता है कि कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो पराए अनमना सा हो जाता है। अब यहाँ लेखक कहना चाहता है कि दादी के मरने के पश्चात मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता यानी कि विपरीत समय से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अच्छा, अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा, जाने दो, सोचने से तो कुछ भी नहीं होता। अब जो है राइटर अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे गांव में जब मैं छोटा था तो चारों ओर पानी भर जाता था। सावन के बाद जो महीना आता है भादों, उसमें, और इस पानी में बहुत सारी अधगली घासें और वन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती बीज सूरज की गर्मी से खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र अजीब सी गंध छोड़ रहे हैं, और रास्तों में कीचड़ भी सूख गया है, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे तालाबों में धमाके से कूद रहे हैं, और अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। जैसे आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे कुछ खाया ही नहीं है। अब लेखक कहते हैं कि मैं जब भी झाग भरे उस जल से नहाकर आया तो आते ही मैं बीमार पड़ गया, और 1-2 दिन जब ऐसे ही बीमार चलता रहा और बहुत तेज़ मुझे बुखार हुआ तो कैसे मेरी दादी ने मेरी सेवा की थी। अब लेखक कहते हैं कि मुझे शुरू में थोड़ा थोड़ा ज्वर था, लेकिन बाद में उनका ज्वर यानी बुखार बढ़ा, और इतना बढ़ गया कि रजाई पर रजाई ओढ़नी पड़े, और दिन में भी वह चादर लपेटे रहते थे। अब जब लेखक को इतना बुखार हुआ तो दादी आई और कहने लगी कि ऐसे कौन पड़ा रहता है, और क्योंकि उनकी दादी को 50 दवाइयों के नाम याद थे जो किसी भी बीमारी का इलाज करने में सक्षम थी। गांव में जब भी कोई बीमार होता तो वो उसके पास पहुंचती, और वहीं उनके हाथ से जैसे छू मंतर
गायब हो जाती थी बीमारियाँ। महामारी और विषुचिका के दिनों में वह रोज़ सवेरे सवेरे उठकर स्नान के बाद गुड़ मिश्रित झलदार गोगल और धूप की वहाँ पर वो धुनाई करते थे। सफाई कोई उनसे सीख ले कि उनकी दादी को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता या चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल ही हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। लेखक कहते हैं कि जब मैं छोटा था, जब भी बुखार आए हैं, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब दादी जी मेरे जीवन में नहीं हैं, बुखार मुझे अब भी आते हैं, तो इस बुखार में वह बात नहीं जो उस टाइम मुझे बुखार चढ़ा करता था। अब लेखक कहते हैं कि जब मेरे भैया की, यानी उनके भैया का नाम किशन था, उनकी शादी हुई तो दादी माँ के उत्साह और आनंद का कोई कहना न था। दिन भर गायब रहती और सारा दिन जैसे उन्होंने सारे घर को सर पे उठा लिया। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ को आती, बहन बुरा ना मानना, शादी ब्याह का घर है और घर में इतने सारे काम हैं, अगर एक भी ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती है। उन्हीं दिनों की बात है कि दिन दोपहर को मैं घर लौटा, तभी मैंने देखा कि दादी के पास दुबकी रामी की चाची, एक करैक्टर है इसमें, दुबकी रामी की चाची खड़ी है। वो कह रही है कि मेरी बेटी धन्नो की शादी हो जाए तो मैं आपके रुपए ब्याज समेत आपको लौटा दूंगी। लेकिन दादी माँ इतने गुस्से में थी कि उसकी एक ना सुनी और बार बार कहने लगी कि तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं है, जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत होती है तो तुम पैरों पर नाग रगड़ती फिरती हो, और अब जब देने का टाइम आया तो आनाकानी करते हो। लेखक कहता है कि मैं अपनी दादी माँ को समझाने लगा कि बेचारी गरीब है, अपने आप दे देगी, लेकिन जैसे दादी पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। अगले दिन क्या हुआ, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से अपना आंचल पकड़े हुए दादी माँ के पैरों में झुकी, बिटिया की शादी है, आप ना दया करोगी तो उस बेचारी का ब्याह कैसे होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन उन्होंने देखा, लेखक कहते हैं कि एक दिन मैंने देखा कि हमारे आंगन में कोई आया हुआ है, ठीक है, और जैसे दादी को कोई आशीर्वाद दे रहा हो, दूधो नहाओ पूतो फलो। मैंने पूछा दादी से क्या बात है, तभी धन्नो चाची बोली कि बेटा मैं तो उरीन हो गई हूँ, यानी कि मेरा ऋण उतर गया है, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, यानी कि जो पहले का पैसा था वो सारा छोड़ दिया, और ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा वो तो देवता है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, मैंने देखा। लेखक कहता है कि जिस दिन पहले वो काकी घर आई थी उस दिन तो दादी उसको बहुत डांट रही थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। अब लेखक कहते हैं कि मेरे भैया किशन के विवाह में थोड़े दिनों की बात है। विवाह के 4-5 हमारे एक प्रोग्राम होता है जिसमें औरतें रात भर गीत गाती हैं और विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का, यानी एक कहानी जैसा होता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी रोल किए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। उसमें पुरुष का होना असंभव है। मैं बीमार होने के कारण तो बारात में नहीं जा सका। मेरा ममेरा भाई यानी मेरे मामा जी का बेटा राघव मेरे साथ ही सो गया। औरतों ने उस पर भी आपत्ति की, लेकिन दादी माँ को जैसे ये पसंद नहीं था, उन्होंने, क्योंकि वह मुझ पर जब भी कोई मुसीबत आती मेरा साथ देती है। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा, यानी कि वो मुझे ब्रह्मा की उपाधि दे रही थी कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास की चारपाई पे एक चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया, और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी वो प्रोग्राम देखकर कि अगर मेरा भेद खुल गया तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसे तैसे कुछ देर मैंने अपनी हंसी रोकी, लेकिन
अंत में मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और एक भाभी ने मुझे देख लिया कि ये तो लड़का है। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। किसी प्रकार का अपराध होने पर जब हम दादी माँ को छाया में खड़े हो जाते तो जैसे हमें एक अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती हैं। और दादी माँ भी खूब जानती है कि जब मेरे दादाजी की मृत्यु हुई तो मेरी दादी बड़ी उदास रहने लगी थी। उन्हें सारा संसार जैसा एक धोखा लगने लगता है। दादाजी की मृत्यु के पास दादी इतनी उदास हो गई कि अब उन्हें जैसे हंसना भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन दादा के श्राद्ध पर दादी माँ के मना करने पर भी जब पिताजी ने ज़्यादा खर्च कर दिया था तो दादी बहुत गुस्सा हुई थी और बहुत उदास हुई थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, दिसंबर के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो एक दिन मैंने देखा कि दादी माँ की आंखों में आंसू आ रहे थे। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी दादी माँ की आंखों में कभी आंसू आए होंगे। मैंने धीरे से कहा, क्यों दादी, आपकी आंखों में ऐसे क्यों? तो दादी कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, तुम खाना खा लो, तूने अभी खाना नहीं खाया। तो कहने लगी, चल चल। दादी माँ के कपड़े बहुत गीले थे। मैंने कहा, दादी पहले आप अपनी धोती तो बदल लो, आपको सर्दी लग जाएगी। दादी बोली, बेटा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा कि चारपाई खाट पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है। तभी दादी जी अपने कमरे में गई और वहाँ पर संदूक में से एक चमकता हुआ कंगन लेकर बाहर आई और कहने लगी, बेटा यह तुम्हारे दादाजी की निशानी है। और पुराने लोग यह सब सोचकर अगला पिछला सब सोच लेते थे बेटा कि कब ज़रूरत पड़ जाए और कब ये वस्तुएं काम आए। सचमुच मेरी दादी माँ देवी जैसी लगी। धुंधली छाया विलोन हो गई, यानी कि वो छाया मेरी आंखों से अब विलोन हो गई। मैंने देखा दिन तो काफ़ी चढ़ गया है, क्योंकि लेखक जो हैं जब उनकी दादी की मृत्यु की खबर एक पत्र के जरिए उनके पास पहुंची थी तो लेखक अपने उस टाइम में पहुंच गए थे जब उनकी दादी जी जीवित थी और उनके साथ उन्होंने समय बिताया था। ठीक है, अब जैसे वो हकीकत में आ गए थे, अब तक तो वो ख्यालों में खोए हुए थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि जब पत्र सारा पढ़ लिया तो कहने लगे कि किशन भैया का पत्र कांप रहा है मेरे हाथों में और काली चींटियों सी कतारें विस्मृत हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार मैं अपने आप से ही पूछता हूँ, क्या सचमुच मेरी दादी माँ नहीं रही? देखो बच्चों, हम सबके जीवन में भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। हमें सभी को प्यार करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस हम गूगल मीट पर करेंगे। ओके, थैंक यू।